तो हम जिससे शुरू कर रहे हैं अपना सिलेबस वो है शॉर्ट स्टोरी नंबर 2। टोटल 8 है सिलेबस में। सेकंड नंबर की शॉर्ट स्टोरी से शुरू कर रहे हैं हम। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज विद द फोटोग्राफर एंड इट इज रिटन बाय स्टीफन लेकॉक। तो जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू नो अबाउट द ऑथर एंड द स्टोरी। ऑथर जो है स्टीफन लेकॉक, he was born in 1896 and died in 1944. He was born in England and brought up in Canada. तो ये इंग्लिश कैनेडियन राइटर है, ठीक है। इंग्लिश कैनेडियन मतलब was born in England and then he settled in Canada. He taught for a number of years at McGill University, Montreal. Okay, maximum जितने भी बड़े राइटर्स रहे वो कहीं ना कहीं पे टीचर्स भी रहे, तो he was also a professor at McGill University. Best known as a humorist. इस राइटर को ह्यूमरिस्ट के तौर पे जाना जाता है। ह्यूमरिस्ट होता है जो हंसा सके हमें, जो कॉमिक राइटिंग लिखता हो। इसका मतलब जो आपकी स्टोरी है वो भी कैसी है, इट इज अ कॉमिक स्टोरी। जो आपकी फर्स्ट स्टोरी थी सिलेबस में वो बहुत ही सीरियस नेचर की थी, ट्रेजेडी थी, इसलिए उससे मैंने शुरुआत नहीं की। अपने आसपास वैसे ही आजकल बहुत ट्रेजिक इवेंट्स हो रहे हैं कोरोना की वजह से, तो मैं नहीं चाहता था अपने सेमेस्टर इस सेमेस्टर की शुरुआत किसी ट्रेजिक स्टोरी से हो, तो व्हाई don't we start with a comedy? Okay, how many volumes of humorous essays? His many volumes of humorous essays and stories include literary lapses, nonsense novels, and frenzied fiction. 3 किताबें इसने लिखी, ये सारी की सारी कॉमिक हैं in nature. His work can be described as a balancing act between cutting satire and sheer absurdity. Cutting satire and sheer absurd. देखिए 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे, इनको समझते हैं। इसके जितना भी इसका वर्क है, चाहे वो नॉवल हो या वो स्टोरीज हो, वो सारी की सारी को हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ बैलेंस। 2 चीजों में बैलेंस बना के रखा है। फर्स्ट वन इज कटिंग सटायर। सटायर एक लिटरेरी टर्म है जिसका मतलब है कि राइटर कुछ ऐसा लिखे जिससे कटाक्ष हो, जिससे सामने वाले को, पढ़ने वाले को चोट पहुंचे, या पढ़ने वाले को नहीं, जिसके ऊपर वो स्टोरी लिखी गई है अगर वो उसको पढ़ता है तो उसे चोट पहुंचे। जैसे पॉलिटिशियंस के ऊपर किए गए चुटकुले लिखे गए, डॉक्टर्स के ऊपर, बहुत कोई लालची लोगों के ऊपर, तो अलग अलग इंसानों के ऊपर जिनके पास कम, जिनके अंदर कुछ कमी है, ठीक उन्हीं के ऊपर सटायर किया जा सकता है। तो सटायर इज बेसिकली अ लिटरेरी फॉर्म इन विच वी ridicule or we make fun of someone or something so that we can improve. सटायर का फॉर्मूला क्या है कि इसमें सामने वाले का मजाक उड़ाया जाता है, पर इस बात के लिए नहीं कि सिर्फ मजाक उड़ाया जाए, इस पर्पज से कि सामने वाला उस बात से सीखे और अपने आप को चेंज करे। द टारगेट इज ऑलवेज टू रिफॉर्म। मकसद है सुधार करना। तो सटायर तो करता ही करता है, प्लस क्या करता है, शेयर एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी देखिए, कॉमेडी एब्सर्डिटी से पैदा हो सकती है। एब्सर्डिटी मतलब मीनिंगलेसनेस, जब कुछ चीजें आपको समझ में ना आए। कॉम्प्लेक्सिटी, जब आप बहुत कुछ घुमा फिरा दें तो भी एब्सर्डिटी पैदा हो जाती है। जैसे आप बहुत सारी फिल्मों के एग्जांपल में दे सकता हूं, एग्जांपल के तौर पे दे दनादन, हेरा फेरी, आप देखेंगे तो इन सब फिल्मों में हंगामा, हलचल, इन फिल्मों में बहुत अच्छी स्टोरी ऐसा नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है वो कंफ्यूजन की वजह से क्रिएट हो रहा है, एब्सर्डिटी की वजह से क्रिएट हो रहा है। जैसे हंगामा जो फिल्म है, वहां पे एक लड़की हीरोइन जो है उसका नाम है अंजलि, और जिस घर में वो रह रही है उस मकान मालकिन का नाम भी अंजलि। उस नाम के कंफ्यूजन की वजह से पूरी फिल्म बनी है। तो वो चीज को हम एब्सर्डिटी बोल सकते हैं। मीनिंगलेसनेस ऑफ समथिंग, किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है फिर भी कॉमेडी क्रिएट हो पा रही है, ठीक है। तो सटायर भी है और मीनिंगलेसनेस भी है। दोनों चीज, मतलब इतनी एब्सर्डिटी भी नहीं है इसकी स्टोरी में कि आपको यूं लगे कि इस कहानी का मीनिंग ही क्या था, और ना ही इतना सटायर है कि आपको ये लगे कि बहुत ज्यादा आप उससे आहत हो जाए। तो इट इज अ फाइन बैलेंस बिटवीन अ कटिंग सटायर as well as sheer absurdity. He also wrote extensively on his chosen fields of study. For example, political science, political economy का ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा का हिस्सा रहा, अवार्ड मिला इसको वहां से, पीएस मेडल इन 1937। ही वॉज अ लर्नेड प्रोफेसर। अब ऐसा क्यों लिखा है, वो पढ़ा लिखा प्रोफेसर था।
प्रोफेसर पढ़ लिख कर ही बनते हैं, खैर ओके, कुछ अनपढ़ प्रोफेसर भी हो सकते होंगे. एंड ही रिफ्लेक्टेड विद विट एंड इंजेन्युइटी ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू एवरीडे सिचुएशन इन हिज वर्क. एक चीज हमेशा नोट करना, जो भी कॉमेडी हम देखते हैं ना, कॉमेडी दो तरह की हो सकती है. एक जिसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ हंसाना होता है. तो जो एग्जांपल्स मैंने दिए जैसे हेरा फेरी, हंगामा, इन सब का बेसिक मकसद जो क्या था, हंसाना ऑडियंस को. पर कुछ कॉमेडीज ऐसी होती हैं जिनका मकसद हंसाना नहीं होता, मतलब हंसाना होता है पर उनके साथ एक और मकसद होता है, सिखाना. to give a message so that the person who is reading the story or listening to the story or watching the story, studios जाते whatever स्पेशल फोटो तो जो भी वो जिस भी तरीके से उस स्टोरी को परसीव कर रहा है, वो अपने अंदर खींचने के बाद पता भी नहीं चलता था कि फोटो कैसी खींची. उसके बाद एक हफ्ते तक वेट करना पड़ता था कि फोटो कैसी खींची. ये सिर्फ फोटोग्राफर के ऊपर था कि वो कैसी फोटो खींचे. और वो फोटोज भी इतनी महंगी होती थी कि आप ऐसे 20-20 50-50 फोटो नहीं खिंचवा सकते थे. तो मोस्ट प्रोबेबली बंदे जब जाते थे वो एक ही फोटो खिंचा के आते थे. तो ये जो कहानी है वो सिर्फ इसी इंसिडेंट के ऊपर है कि एक इंसान स्टूडियो में गया फोटोग्राफर के पास और उसने कहा भैया मेरी एक फोटो खींच दीजिए. और उसने फोटो खींच दी. और जब उसने फोटो देखी तो क्या वो फोटो वैसी थी जैसे उसने मतलब एक्सपेक्ट करी थी. ठीक, तो उसी के ऊपर है. तो क्यों ना हम सीधा कहानी पे जाते हैं और शुरू करते हैं विद द फोटोग्राफर बाय स्टीफन लिकॉक. द फर्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन. तो जो नरेटर है कहानी में, नरेटर होता है, नरेटर हिंदी में कह देते हैं हम वर्णन करता. और नरेटर कैसा हो सकता है, जब नरेटर आई हो, कहानी की शुरुआत जब आई से हो, इसका मतलब नरेटर इज फर्स्ट पर्सन नरेटर. ही इज पार्ट ऑफ द स्टोरी एज वेल एज ही इज टेलिंग द स्टोरी. तो वो कहानी का हिस्सा भी है और कहानी हमें बता भी रहा है. सेकंड पर्सन नरेटर यू होता है, जो कि जनरली मोटिवेशनल बुक्स में मिलता है. जब कहा जाता है नाउ यू हैव ओपन्ड अ ग्रेट बुक एंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर लाइफ और टू मेंटेन योर लाइफ और टू चेंज योर लाइफ, ठीक, विच यू हैव नेवर डन इन योर लाइफ. तो आप अपना जीवन बदलने वाले हैं, तो आप करके जब संबोधन किया जाए तो सेकंड पर्सन नरेटर है. और जब ही शी इट करके किया जाए तो थर्ड पर्सन नरेटर है. तो इस कहानी का नरेटर फर्स्ट पर्सन है जो खुद कहानी का हीरो भी है और हमें कहानी सुना भी रहा है. तो ही सेड आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन. एक फोटो खिंचानी है जनाब. आई सेड, मैंने कहा. द फोटोग्राफर लुक्ड एट मी विदाउट एंथुजियाज्म. तो ये बात उसने कहाँ जाके कही, स्टूडियो में पहुंचा, अंदर घुसा तो वो जो क्या बोलते हैं, अंदर घुसते ही क्या बोलते हैं उसको, एक बड़ी सी टेबल होती है ना, मैं देखो ना, रिसेप्शन, यस. तो उस रिसेप्शन के पीछे फोटोग्राफर बैठा हुआ है. ऐसा नहीं होता कि आज के वक्त में तो बड़े बड़े स्टूडियोज है, बिंदल स्टूडियोज, तो वहां पे रिसेप्शनिस्ट अलग होता है, फोटोग्राफर अलग होता है, ठीक है, मैनेजर अलग होता है. वैसा कुछ नहीं, फोटोग्राफर ही है सब कुछ करने वाला. तो फोटोग्राफर बैठा है पीछे और उसने कहा मुझे एक फोटो खिंचानी है. द फोटोग्राफर लुक्ड एट मी विदाउट एंथुजियाज्म. फोटोग्राफर ने बिना किसी जोश को उसको देखा, मतलब नजरें ऐसे उठाई, एक झलक उसको देखा और नजरें नीचे कर ली. ये हैरान कि भाई एक बंदा ऐसे बस फोटो खिंचाने आया है, इतना हैंडसम, और इसने देखा तक नहीं. फोटोग्राफर के लिए, जो जिस भी इंसान के लिए जो काम रोज का हो ना, तो उसके प्रति जोश अपने आप कम हो जाता है. आप कभी कभी कोई काम करते हैं तो आप यू फील एंथुजियास्टिक, यू फील एनर्जेटिक. बट जो काम रोज का हो जाए, रूटीन का हो जाए, तो यू डोंट फील दैट एंथुजियाज्म. ही वाज अ थिन मैन. अब बता रहा है फोटोग्राफर के बारे में. फोटोग्राफर कैसा बंदा था? ही वाज अ थिन मैन, पतला सा एक आदमी था, इन अ ग्रे सूट, ग्रे कलर का सूट पहना था, विद द डिम आईज ऑफ अ नेचुरल साइंटिस्ट. उसकी आंखें बड़ी डिम थी. डिम का मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे, जो चाइनीज लोग होते हैं उनकी आंखें बिल्कुल ऐसे बंद होती है ना, ऑलमोस्ट बंद आंखें थी, ऑफ अ नेचुरल साइंटिस्ट. और ऐसी आंखें किनकी हो जाती हैं? जो प्रकृति वैज्ञानिक होते हैं ना, उनकी भी. क्यों? क्योंकि वो पौधों की, प्लांट्स की, पत्तों की, इन सब की स्टडी करते हैं, तो उनकी आंखें कंसंट्रेटेड ही रहती हैं, ऐसे फोकस्ड रहती हैं, जिसकी वजह से हमें भी कोई चीज बड़े गौर से देखनी हो तो हमारी आंखें श्रिंक हो जाती हैं. तो उसकी आंखें ऑलरेडी श्रिंक थी, बिल्कुल जैसे एक नेचर का साइंटिस्ट होता है वैसे. बट देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब हिम. अब देखो कैसा मजाक कर रहा है. पहले तो उसके बारे में पूरा बता रहा है हमें, और फिर कह रहा है पर उसके बारे में बताने की क्या जरूरत है, फोटोग्राफर ऐसे ही होते हैं. एवरीबडी नोज व्हाट अ फोटोग्राफर इज लाइक. सब जानते हैं फोटोग्राफर. इस वक्त कौन ज्वाइन कर रहा है?
सो सिट देयर एंड वेट। उसने कहा बैठो और इंतजार करो जरा। एंड आई वेटेड एन आवर। उसने कहा इंतजार करो और मैंने 1 घंटा इंतजार किया। वेरी गुड। अब जब भी हम इंतजार करते हैं तो इंतजार ऐसे नहीं करते। अब आज के वक्त में तो हमारे पास हाथ में स्मार्टफोन होता है, तो हम उसमें कुछ ना कुछ देखते हैं। जो लोग फेसबुक के या इंस्टाग्राम के वो होते हैं, फैन होते हैं, तो वो सब चलाते हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप पे ही बड़े शौकीन होते हैं, तो वो उधर ही चैटिंग करने लग जाते हैं। कुछ लोग गेम्स खेलने लग जाते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री फायर या फिर वो पबजी। तो सबके अलग अलग हमारे पास टाइम पास करने का ऑप्शन है। पुराने वक्त में टाइम पास करने का एक ही ऑप्शन होता था। जब कटिंग कराने के लिए नाई के पास जाते थे, तो वहां पे न्यूज़पेपर्स पड़े होते थे, मैगजीन्स पड़ी होती थी, बस उन्हीं को देख के अपनी बारी का इंतजार करते थे। तो इस बंदे ने भी वही किया। He said, I waited an hour, 1 घंटा इंतजार किया। I read the Ladies Companion for 1912। 1912 की लेडीज कंपेनियन पढ़ दी। एक और चीज नोटिस करना, यहाँ पर लड़कियों की ही मैगजीन रखी है सब। ओके। द गर्ल्स मैगजीन फॉर 1902। तो देखो 1912 की लेडीज मैगजीन, लड़कियों की मैगजीन 1902 की, वो भी पढ़ दी। और तो और इन्फेंट्स जर्नल, शिशुओं की, बच्चों की किताब थी, वो भी पढ़ दी उसने फॉर 1888, 1888 की। तो तीन तीन सारी जो जो मैगजीन थी उन पे नजर फिरा गया वो। I began to see that I had done an impertinent thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuit with a face like mine। तो इसने कहा मुझे ऐसा लगने लगा इतनी देर के बाद, मतलब 1 घंटा इंतजार करने के बाद मुझे ये फील होने लगा that I had done an impertinent thing, कि मैंने बहुत गलत कुछ काम कर दिया है। In breaking in on the privacy, इस आदमी की प्राइवेसी को भंग करके। ठीक है, इस आदमी की प्राइवेसी को भंग करके बहुत गलत काम कुछ मैंने कर दिया है। विद अ फेस लाइक माइन, वो भी मेरा जैसा चेहरा लाकर। आफ्टर एन आवर द फोटोग्राफर ओपन द इनर डोर। 1 घंटे के बाद उसने अंदरूनी दरवाजा खोला। दरवाजा भी क्या खोला, नो समझ लो, खिड़की खोली और क्या कहा, कम इन, अंदर आ जा भाई। ही सेड सीवियरली, भयंकर तरीके से उसने कहा अंदर आ जा। आई वेंट इनटू द स्टूडियो, में अंदर चला गया और फिर उसने कहा सिट डाउन, बैठो। और मैं बैठ गया। सेड द फोटोग्राफर। I sat down in a beam of sunlight filtered through a sheet of factory cotton hung against a frosted window। मैं बैठा और क्या आ रही थी, बीम ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी आ रही थी खिड़की से, फिल्टर होकर थ्रू अ शीट ऑफ फैक्ट्री कॉटन हंग अगेंस्ट अ फ्रॉस्टेड विंडो। तो हल्की सर्दी थी, जमी हुई खिड़की, खिड़की थी विंडो, फ्रॉस्टेड, उसके ऊपर ओस की बूंदें थी और उसमें से रोशनी आ रही थी और उसके सामने लगा हुआ था पर्दा। तो उस शीशे में से और फिर उस पर्दे में से होकर हल्की धूप इसके चेहरे पर पड़ रही थी। द फोटोग्राफर रोल्ड मशीन इन टू द मिडल ऑफ द रूम। एक और बात, अब आज के वक्त ये कहानी तकरीबन ये समझ लो 1950 से भी पहले की है। तो ये चीज आप जानते हैं कि आज के वक्त में टेक्नोलॉजी इतनी प्रोग्रेस कर गई है कि उसने चीजें छोटी कर दी। अदरवाइज चीजों का साइज बड़ा होता था। जैसे कंप्यूटर का साइज देखिए आप, जिस कंप्यूटर को आप जानते हैं, जिसको आप पीसी बोलते हैं, तो उस पीसी का साइज भी पहले एक कमरे जितना होता था। टेक्निकल एडवांसमेंट से वो वहां तक पहुंचा। फिर वो पोर्टेबल नहीं था, उसका साइज इतना बड़ा था कि उसको आप उठा के नहीं जा सकते थे, एटलीस्ट एक पर्सन तो उठा के हर जगह लेके नहीं जा सकता था। और फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी, आपको सब केबल कनेक्शन चाहिए। तो फिर लैपटॉप्स बन गए। फिर लैपटॉप्स को आप बैग में इजीली ले जा सकते थे, पर आप लैपटॉप को जेब में नहीं ले जा सकते थे। तो फिर स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स ये सब बने जो आप इजीली हाथ में कैरी करके ले जा सकते थे, जिनका वजन कम था। फिर आपको और भी स्लिम से स्लिम चीजें चाहिए, लाइट वेट वाली चाहिए। तो ऐसा हुआ ना टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ। पर उस वक्त में कैमरा भी इतना बड़ा था कि उसको घसीट के कमरे के अंदर लाना पड़ा उसको। ठीक, उसके वो नीचे टायर थे रोल वाले। तो ही रोल्ड मशीन, एक पूरी बड़ी मशीन वो बीच में लेकर आए इनटू द मिडिल ऑफ द रूम एंड क्रोल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड। और उस वक्त फोटो खींचने के लिए कैमरे के ऑलमोस्ट अंदर घुसना पड़ता था और फिर सर के ऊपर एक कपड़ा डालना पड़ता था ताकि पूरा फोकस, मतलब जो फोटोग्राफर है उसका पूरा फेस, उसकी बॉडी किस में रहे, कवर्ड रहे।
और उसका पूरा फोकस फोटो, जिसकी फोटो खींचनी है, जो टारगेट है, उस टारगेट पे वो फोकस कर सके। तो उसने क्या किया, वो उस मशीन के अंदर घुस गया, क्रोल्ड इट। अब क्रोल जो वर्ड है वो एक जानवर के लिए इस्तेमाल होता है, जानवर करते हैं क्रोल। तो खैर यहाँ पे फोटोग्राफर के लिए क्या है, वो ऑलमोस्ट उसके अंदर घुस गया। ही वॉज इन ओनली अ सेकेंड, सिर्फ एक सेकंड के लिए अंदर रहा, जस्ट टाइम इनफ फॉर वन लुक एट मी एंड देन ही वॉज आउट अगेन। तो एक पल के लिए उसने उसको देखा कैमरे के अंदर, फिर जस्ट बाहर आ गया। एंड देन ही वॉज आउट अगेन टीयरिंग एट द कॉटन शीट। और फिर उसने क्या करा, कॉटन की शीट हटा दी क्योंकि लाइट कम आती। एंड देन विंडो पेन्स, और फिर विंडो के जो शीशे थे उनको भी खोल दिया विद हुक्ड स्टिक। वो एक लंबी सी एक छड़ी होती है जिसके ऊपर एक हुक सा बना होता है, तो उससे वो खिड़कियां भी खोल दी। अपेरेंटली फ्रेंटिक फॉर लाइट एंड एयर। वो आदमी पागल लग रहा था, जैसे उसको रोशनी चाहिए थी और उसको हवा चाहिए थी। इन दोनों चीजों की कमी थी, और वरना फोटो अच्छी नहीं आती। इसका मतलब वो फोटोग्राफर तो अच्छा था, ओके। देन ही क्रॉल्ड बैक इनटू द मशीन अगेन, एक बार फिर से घुसा मशीन के अंदर। एंड दिस टाइम ड्रू अ लिटिल ब्लैक क्लॉथ ओवर हिमसेल्फ, और अपने ऊपर वो काला कपड़ा डाल लिया। दिस टाइम ही वॉज वेरी क्वाइट इन देयर, बिल्कुल शांत था अंदर। आई न्यू दैट ही वॉज प्रेइंग एंड आई केप्ट स्टिल। अब देखो, नरेटर कह रहा है, जो स्टोरी टेलर है, जो हमें कहानी सुना भी रहा है, जो कहानी का हिस्सा भी है, वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि वो नरेटर प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, इस आदमी की फोटो खींचने जा रहा हूं, कृपा करके बढ़िया फोटो निकालना। और क्योंकि वो प्रेयर कर रहा था, इसलिए मैंने उसका साथ दिया और मैं भी चुप रहा। आई केप्ट स्टिल। व्हेन द फोटोग्राफर केम आउट एट लास्ट, और फोटो नहीं खींची अभी भी, मतलब 1 2 3 मिनट तक वो अंदर ही रहा। उसके बाद वो बाहर आया। ही लुक्ड वेरी ग्रेव, बड़ा ही गंभीर लग रहा था। एंड शोक हिज हेड, और उसने अपना सर ऐसे हिलाया, मतलब किसी चीज की फ्रस्ट्रेशन में जैसे सर हिलाते हैं, वैसे एक सर हिलाया अपना। और क्या कहा उसने, उसने जो बात कही वो बड़े कमाल की थी। उसने कहा, द फेस इज क्वाइट रॉन्ग। यार तेरा चेहरा ही खराब है। सुनने वाले का जवाब और भी जानदार था। उसने कहा, आई नो, जानता हूं, पता है मुझे। आई हैव ऑलवेज नोन, मुझे तो तब से पता है जब से कि मेरा फेस खराब है। ही साइड, फोटोग्राफर ने आह भरी। उसने कहा, आई थिंक द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल। देख भाई, तेरा चेहरा है ना, और अच्छा हो सकता था अगर ये 3/4 फुल होता। अब 3/4 फुल का मतलब है कि यूं मानो कि जैसे एक बोतल में, दारू की एक बोतल में 4 क्वार्टर बनते हैं, है ना, 4 पौए। तो मानो कि अपने फेस में 4 पौए हों, मतलब 4 हिस्से अगर कर दे फेस के, तो उसने कहा आपका फेस इतना लगता है कि एक ही क्वार्टर फुल है उसका, जबकि आपका फेस कितना होना चाहिए, 3/4 फुल होना चाहिए। मतलब आपका फेस बहुत ही पिचका हुआ है, और मांसपेशियों की और मसल्स की कमी है आपके फेस में। नरेटर ने कहा, आई एम श्योर इट वुड। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, काफी अच्छा लगता अगर 3/4 फुल होता। फॉर आई वॉज ग्लैड टू फाइंड, मुझे, मैंने बड़े जोश से कही ये बात, और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी भी हुई। आई वॉज ग्लैड टू फाइंड दैट द मैन हैड सच ए ह्यूमन साइड टू हिम, कि पहली बार एक इंसान ऐसा मिला जिसने मुझे देख के ये कहा कि अगर ऐसा होता तो मैं अच्छा दिखता। और इस बंदे ने तो कमाल ही कर दिया, एक सो वुड योर्स। नरेटर ने कैमरामैन को देख के क्या कहा, सो वुड योर्स। आपका भी अगर 3/4 फुल होता तो आप भी अच्छे लगते जनाब। इनफैक्ट आई कंटिन्यूड, और मैं रुका नहीं, मैं बोलता रहा। मैंने क्या कहा, हाउ मेनी फेसेस वन सीज दैट आर अपेरेंटली हार्ड। कितने सारे लोग हैं ना जिनके चेहरे हम देखते हैं, जिनके चेहरे हार्ड होते हैं, नैरो, सकरे होते हैं, भीड़े, लिमिटेड होते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे चिपे हुए। बट द मिन्यूट यू गेट देम 3/4 फुल, पर जिस पल आप उनको 3/4 फुल कर देते हैं, दे गेट वाइड, वो चौड़े हो जाते हैं, लार्ज, बड़े हो जाते हैं, अबाउट बाउंडलेस। वो इतने ज्यादा फैल जाते हैं कि शायद कैमरे में भी ना आए। इतना वो कह ही रहा था कि बट द फोटोग्राफर हैड लिसन सीज टू लिसन, पर फोटोग्राफर ने उसकी बात सुनने से मना कर दिया था। ही केम ओवर एंड टुक माई हैड इन हिज हैंड्स। अब देखिए, इसी मोड़ पे रोकेंगे हम। ही केम ओवर, वो आगे बढ़ा, टुक माई हैड इन हिज हैंड्स, और मेरा जो सर था उसने अपने हाथों से पकड़ लिया, एंड ट्विस्टेड इट साइडवेज, और उसको एक साइड की तरफ मोड़ा।
अब देखिए पुरानी पुरानी क्या, किसी भी फिल्म में आप देखेंगे, बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्म में, तो जनरली हीरो हीरोइन का जो सर है, हीरोइन का फेस है, वो ऐसे पकड़ लेता है अपने हाथों से और फिर उसको एक साइड में मोड़ता है, और उसके बाद क्या होता है ये हम सबको पता है। देखिए वही हुआ, इसने कहा आई थॉट ही मीन टू किस मी, मुझे एक पल को ऐसा लगा वो मुझे किस करना चाहता है, एंड आई क्लोज माई आईज, और इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। बट आई वॉज रॉन्ग, पर मैं गलत था, उस बंदे ने किस किया ही नहीं। खैर चलिए जी, कहानी को यहीं पे रोकते हैं, इससे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कल। उम्मीद है थोड़ी बहुत तो फनी स्टोरी लगी होगी आपको। कुछ फनी थी क्या स्टोरी, जैसा कि यस कॉमेडी? सर। यस सर। चलो इससे, अब पता है अगर ये आप सब सामने होते ना, अगर ऑफलाइन क्लास में, तो शायद बहुत हंसते आप। और पर कोई नहीं, यस पता भी नहीं चलता है ना, सबके वो ऑन ऑफ रहते हैं ऑडियोज। पर चलो, आई होप यू एंजॉइंग द स्टोरी। मजा तो आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अटेंडेंस अब रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में देना अपने, अटेंडेंस, ठीक है? ओके सर। हाँ हाँ ठीक है जी, चलिए, ओके जी, हैव अ ग्रेट